नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिजस पे। तो यहाँ पर CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ साथ हम डिटेल डिस्कशन यहाँ पर करेंगे, जो है आपके जो भी MCQs होंगे उससे रिलेटेड। तो आप लोग लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर हमारे बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पार्ट बी को कवर करवाया जाएगा, जिसमें कि आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल एंड नोट्स मिलेंगे। साथ साथ जो है हमारे द्वारा आपको डाउट सेशन दिया जाएगा, मैराथन सेशन एग्जाम टाइम में, और आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ जो है प्रोवाइड की जाती है। साथ साथ रीज़न एंड असर्शन वाले भी क्वेश्चन के लिए जो है टेस्ट सीरीज़ दी जाएगी। जो है फ्री टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी, जो है 10 पूरा एग्ज़ाम बेस्ड पूरा आपको मिलेगा, और स्पेशल गाइडेंस आपको दिया जाएगा। साथ साथ आपको याद रखिएगा, रिवीजन क्लासेस भी हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। और जो है आप लोग हमारे टॉपर्स बैच को ज्वाइन कीजिए। पिछले साल भी हमारे टॉपर बैच में इस बार का जो सिलेक्शन रेट रहा था वो 100% था। साथ साथ जो है हमारे टेस्ट सीरीज़ वाले बैच से जो है टॉपर भी हमको मिला इस बार, ऑल इंडिया रैंक 1। क्लियर? तो आप लोग जो है जल्द से जल्द हमारे बैच को ज्वाइन करिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट, आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि CUET एम इकोनॉमिक्स डिस्कशन ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको जो है PDF नोट्स सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड करती हूँ। क्लियर? और चाहे आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, चाहे आपके एक्स्ट्रा एग्ज़ाम जो कि आप देते हो उससे रिलेटेड हो इकोनॉमिक्स का, तो वो आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर, साथ साथ आपको बुक, नोट्स एंड PDF एंड डिस्कशन सब कुछ मिलेगा। ओके, लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे MCQ। सो अगर हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन इज़ अ सिचुएशन व्हेन, इन्फ्लेशन में क्या होता है बेसिकली। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका दिया है, प्राइजेस ऑफ द गुड इज़ राइजेस। क्या राइज करता है? क्या जनरल प्राइस राइज करता है आपका कंटिन्यूसली, या फिर प्राइस डबल हो जाता है ईयर में, या फिर फॉल करता है, राइज एंड फॉल। तो याद रखिएगा कि इन्फ्लेशन में बेसिकली हम देखते हैं कि जनरल प्राइस लेवल आपका लगातार कंटिन्यूसली जो है इंक्रीज करेगा, यानी सस्टेन्ड राइज इन प्राइस। ठीक है, आपका सस्टेन्ड राइज इन प्राइस जब हम देखते हैं जनरल प्राइस लेवल में, तो दैट इज़ कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। क्लियर? अगर हम बात करें कि डीफ्लेशन क्या होता है, ठीक है, डीफ्लेशन कभी कभी जो है हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में पूछ देता है कि डीफ्लेशन क्या होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जब जनरल प्राइस लेवल में, ठीक है, परसिस्टेंट फॉल हो, ठीक है, अ परसिस्टेंट फॉल इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टर्म्ड एज अ डीफ्लेशन, यानी यहाँ पर प्राइस में फॉल हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड एज डीफ्लेशन। और याद रखिएगा कि ये जो है आपका डिफरेंट है किससे? डिसइन्फ्लेशन से। ठीक है, याद रखिएगा कि ये डिसइन्फ्लेशन से आपका डिफरेंट है। जब हमारे रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या करता है? डिक्लाइन करता है। जब हमारा रेट डिक्रीज करता है किसका? इन्फ्लेशन का। जैसे मान लीजिए कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में 8% से जो है इन्फ्लेशन है, इसका रेट गिर के 6% हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड एज डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, तो डिसइन्फ्लेशन में क्या हो जाएगा? जो हमारा रेट है वो डिक्लाइन कर जाएगा। जबकि डीफ्लेशन में क्या होगा कि हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर फॉल इन प्राइस लेवल होगा। क्लियर? प्राइस में गिरावट आएगी। और जनरल प्राइस लेवल में अगर राइजिंग देखने के लिए मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड एज आपका इन्फ्लेशन। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है द इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय इनहेंस्ड वेज ऑफ लेबर। अगर जो है वेज बढ़ जाए लेबर का, ठीक है, वेज बढ़े, अगर आपके लेबर का रेंट बढ़ जाए, ठीक है, आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए, तो ये किस इन्फ्लेशन को क्रिएट करता है? कॉस्ट पुश। ठीक है, कॉस्ट को क्या करता है? ये पुश कर रहा है, किसके? प्रोड्यूसर के कॉस्ट को पुश कर रहा है, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर क्या करेगा? उसको तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा पड़ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको महंगा पड़ेगा। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसको महंगा पड़ेगा, तो जो भी वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा अपने उसमें फर्म में या फिर इंडस्ट्री में, तो वो क्या करेगा? उसको महंगा कर देगा, उसके प्राइसेस को हाई कर देगा। हुआ क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर महंगा हुआ था। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई थी, इसकी वजह से जो है हमारे प्राइसेस क्या होने लगे? गुड्स के वो बढ़ने लगे, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होगा? जब डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड के बढ़ने की वजह से जब हम प्राइस राइज देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको स्टैगफ्लेशन एंड आपको हाइपर इन्फ्लेशन वर्ड दिया है, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर अगर हम हाइपर इन्फ्लेशन की बात करें, दैट इज़ कॉल्ड एज रनवे इन्फ्लेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रनवे इन्फ्लेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है आपका? इट सिंपली रेफर्स टू लार्ज एंड
एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन विच हैव एनुअल रेट। यहाँ पर जो आपका एनुअल रेट जो होता है वो मिलियन एंड ट्रिलियन में हो जाता है, ठीक है, मिलियन एंड ट्रिलियंस में हो जाता है, ठीक है, क्लियर। अगर हम बेस्ट एग्जांपल इसका ले तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो है जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमें 1920 के बाद देखने के लिए मिला था, वहाँ पर जो प्राइजेस थी 36 बिलियन के रेट से बढ़ गई थी, ठीक है, 36 बिलियन टाइम्स हायर देन द अर्लियर, जो है इतना ज़्यादा जर्मनी में देखने के लिए मिला था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दैट इज़ हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है, इसको हम लोग रनवे इन्फ्लेशन भी कहते हैं। अगर हम बात करें स्टैगफ्लेशन की, स्टैगफ्लेशन क्या है? अगर हम स्टैगफ्लेशन की बात करेंगे तो स्टैगफ्लेशन में बेसिकली हमारा होता है कि आपके देश में अनएम्प्लॉयमेंट, याद रखिएगा कि आपके देश में अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ करेगा और इन्फ्लेशन भी बढ़े। जब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट एक साथ बढ़े दैट इज़ कॉल्ड एज स्टैगफ्लेशन, ठीक है, ओके। और जो कि हमारा इसको सजेस्ट किसने किया था? आपके फिलिप्स कर्व में हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है, इसको फिलिप्स कर्व में हम पढ़ते हैं और इसको बाद में हमने फॉल्सिफाइड किया कि ज़रूरी नहीं कि आपका इन्फ्लेशन और आपका अनएम्प्लॉयमेंट एक साथ बढ़ रहा हो, क्लियर, तो ये ज़रूरी नहीं है। इसको बाद में यूएस इकोनॉमी में 1917 में ये फॉल्सिफाइड हो गया। तो याद रखिएगा स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन दोनों साथ बढ़े, उसको हम लोग फिलिप्स कर्व में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इन्फ्लेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्री बेसिकली कॉस्ट, क्या करता है, क्या ये मास पॉवर्टी को क्रिएट कर देता है, या फिर आपका लेस प्रोडक्शन हो जाता है, या फिर टेक्निकल जो है लैक ऑफ टेक्निकल एंड नो हाउ क्यों हुआ, या फिर आपका जो है मार्केट इनपरफेक्शन को बढ़ाता है। तो अगर हमारी अंडर डेवलप्ड कंट्री है जहाँ पर कि प्राइजेस हाई हो रही हैं तो ये क्या है, ड्यू टू मार्केट इनपरफेक्शन की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि उनका जो मार्केट है वो इनपरफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ लैग्स है, इस वजह से ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसा अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू किन्स द इन्फ्लेशन गैप कॉज्ड बाई। अगर इन्फ्लेशन की बात करें, अगर जो है जो आपने इन्फ्लेशनरी गैप देखा था वो क्यों हुआ था? किन्स हमारे कैसे हैं? डिमांड साइड इकोनॉमिस्ट, ठीक है, ये हमारे कैसे इकोनॉमिस्ट है, याद रखिएगा कि डिमांड साइड इकोनॉमिस्ट हैं। बेसिकली इन्फ्लेशनरी गैप क्योंकि हुआ था, क्योंकि एक्सेस डिमांड थी, ठीक है, एक्सेस जो है डिमांड थी ओवर सप्लाई, ठीक है, ओवर सप्लाई, इसकी वजह से हमें इन्फ्लेशनरी गैप मिला था, किसमें? किन्स में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। जस्ट अभी डिस्कस किया था स्टैगफ्लेशन, जहाँ पर हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इसको हम लोग कौन से कर्व के थ्रू पढ़ते हैं? फिलिप्स कर्व के थ्रू पढ़ते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाई, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों हुआ? इंक्रीज इन एग्रीगेट एंड इफेक्टिव डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हमारा इफेक्टिव एंड एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए उसकी वजह से जो है प्राइस राइज होने लगती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है कि आपका जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो आपको महंगा पड़ रहा है, ठीक है, उसमें आपके कॉस्ट में जो है इंक्रीमेंट देखने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, जो है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। अगर दिस वन इज और एग्रीगेट डिमांड एंड दिस वन इज और एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि हमें जो है हम कम इकोनॉमी में अब सप्लाई कर रहे हैं पहले की वजह से, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको क्या पड़ गई? महंगी पड़ गई, ओके, और इसी वजह से आपने प्राइस भी हाई कर दिया और जो है क्वांटिटी भी कम सेल कर रहे हो, और इसकी वजह से धीरे धीरे कमोडिटी की प्राइस बढ़ते जाएगी। तो यहाँ पर इसको हम लोग कहेंगे आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जो कि हम देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है कि राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, जैसे आपका लेबर का कॉस्ट बढ़ गया, ठीक है, लेबर का कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो है आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाता है, ठीक है। और अगर हमें एक्सपेक्टेशन है कि आगे इन्फ्लेशन आने वाला है तो उसकी वजह से भी हो जाता है, ओके। अगर इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा है इसकी वजह से हो जाता है, ठीक है, ओके। फॉल इन एक्सचेंज रेट, इसकी वजह से भी आपका जो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्रिएट होता है इकोनॉमी में। तो दीज आर द कॉज ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। और डिमांड पुल में क्या हो सकता है? डिमांड पुल में हम देखते हैं कि हाई डिमांड हो जाती है, ठीक है, हाई डिमांड आपकी क्यों होने लगती है? क्योंकि लोगों के पास सरप्लस मनी हो जाती है, सब मनी सप्लाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब लोगों के पास मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई तो ऑब्वियस सी बात है वो एग्रीगेट उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है प्राइसेस धीरे धीरे क्या होने लगेंगे? हाई होने लगेंगे, विच क्रिएट्स डिमांड पुल
इन्फ्लेशन, ठीक है, वो क्या क्रिएट करेगा, आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन को क्रिएट करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर कौन सा आपका मॉनेटरी पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉनेटरी मेजर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी। यहाँ पर कौन सा मॉनेटरी मेजर हमें लेना चाहिए इन्फ्लेशन को कम करने के लिए? क्या हमें मनी सप्लाई को बढ़ा देना चाहिए? नहीं। अगर मनी सप्लाई बढ़ी तो डिमांड बढ़ेगा, पैसा लोगों के हाथ में आएगा और लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, प्राइस हाइक करने लगेगा। अगर हम गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ा देते हैं तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का मतलब ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से भी लोगों के हाथ में पैसे आएंगे और डिमांड बढ़ते जाएगी और प्राइस हाई होने लगेगी। पर ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं करेक्ट, तो होगा क्या, आपका डिमोनेटाइजेशन ऑफ द करेंसी। हम क्या करेंगे, करेंसी का डिमोनेटाइजेशन करेंगे, यानी जो सर्कुलर फ्लो में मनी बनी हुई है हमारी, पैसा है लोगों के हाथों में, वो पैसा हम क्या कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे। यानी हम सरकार क्या करेगी, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन कर दिया उसने, अब दूसरी करेंसी लाएगी, तो उसकी वजह से सारा पैसा सरकार के पास वापस आ जाएगा और ये जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेगा। लोगों की डिमांड कम हो जाएंगे जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो। नेक्स्ट हमारा है, इन किन्स व्यू इन्फ्लेशन इज़ द, क्या है, कैसा कारण है, द राइज इन द प्राइस लेवल आफ्टर द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। जब फुल एम्प्लॉयमेंट होती है उसके बाद जब प्राइजेज में राइज होने लगता है, ठीक है, जब प्राइस में राइज आने लगता है, दैट इज़ कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। यानी बिफोर अगर राइज हुआ तो उससे नहीं मतलब, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव होने के बाद राइज इन प्राइस लेवल हो जाए तो दैट इज़ कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। याद रखिएगा इस पॉइंट को, ये किसने कहा था, आपके किन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। नेक्स्ट हमारा है, इन्फ्लेशन इज़ अ स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज़ फॉलिंग, प्राइजेज आर हाई, हु सेड दिस। तो याद रखिएगा किसने कहा था, क्राउथर का स्टेटमेंट है कि एक ऐसा स्टेट दो वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, फॉल कर जाती है, यानी हम जो है उस मनी से ज़्यादा जो चीज़ों को खरीद सकते हैं, प्राइजेज राइज होने लगती है क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। तो ये जो है किसके द्वारा कहा गया था, क्राउथर के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट हमारा, इन द इन्फ्लेशन अलाउड टू कंटिन्यू विदाउट एनी चेक इज़ नोन एज। अगर हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है, अलाउड है कंटिन्यू विदाउट एनी चेक। अगर ओपन, जो इन्फ्लेशन में हम देखते हैं तो ऐसा होता है, ओपन इन्फ्लेशन में क्या है, सरकार जो है जानबूझ के ऐसा कर रही है, सरकार ने जो है कंटिन्यू इन्फ्लेशन को बढ़ने दिया है बिना किसी चेक के, तो दैट इज़ कॉल्ड एज ओपन इन्फ्लेशन। ठीक है, ओपन इन्फ्लेशन में क्या होती है, सरकार जानबूझ के, गवर्नमेंट डज नॉट टेक एनी अटेम्प्ट टू रेस्ट्रिक्ट द इन्फ्लेशन, यानी एक कोई भी अटेम्प्ट नहीं लेती है, तो इससे लगातार आपकी प्राइस राइज होती है, जानबूझ के ऐसा करती है। पर याद रखिएगा कि अगर ये सप्रेस नहीं किया जाता है तो ये जो है आगे सरकार को घातक मतलब कर सकती है, यानी ये डबल ट्रिपल डिजिट इन्फ्लेशन में क्रिएट हो जाती है। तो जब ओपन इन्फ्लेशन होता है, जब गवर्नमेंट कोई भी अटेम्प्ट मतलब आपका नहीं लेती है कि इन्फ्लेशन को हटाया जाए, तो दैट इज़ आपका ओपन इन्फ्लेशन। सप्रेस्ड में क्या होता है कि गवर्नमेंट प्रिवेंट करती है प्राइस राइज को, कैसे, प्राइस कंट्रोल से, प्राइस कंट्रोल से, याद रखिएगा, कंट्रोल करके, और या फिर जो है राशनिंग से, राशनिंग से करती है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट जो है प्राइस ऑफ द पेट्रोल को जो है कंट्रोल करने लगती है, डीजल को, ठीक है, तो ये सप्रेस करती है इन्फ्लेशन को। अभी आपने देखा था कि इंडियन इकोनॉमी में सब, तो मान लीजिए डे बाई डे आपका प्राइजेज ऑफ पेट्रोल जो है वो चेंज होते रहते हैं, पर जो है पहले ऐसा सरकार करती थी। ठीक है, तो ये है, ये किस पे बेस्ड है आपका सप्रेस एंड ओपन इन्फ्लेशन, ये सरकार के टाइप, बेस्ड ऑन गवर्नमेंट कंट्रोल। अगर हम बात करें ये जो दोनों टाइप्स है आपके सप्रेस एंड ओपन इन्फ्लेशन, ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, गवर्नमेंट के कंट्रोल पे ये आधारित आपका इन्फ्लेशन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन बोथ प्राइजेस एंड मनी इनकम फॉल्स, जब आपकी प्राइजेस भी फॉल कर रही हैं, अभी जस्ट बताया था मैंने कि जब प्राइस गिरने लगती है और मनी इनकम क्या हो रही है, फॉल कर रही है, तो डिफ्लेशन हो गया। पर अगर रेट हमारा गिरने लगे इन्फ्लेशन का, अगर रेट की बात करेंगे तो डिसइन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, ओके। और रिसेशन क्या होता है, जब हम बिज़नेस साइकिल पढ़ते हैं और हम इस तरीके से अपने अगर बिज़नेस साइकिल को देखें तो हम यहाँ पर बूम पे हैं। ठीक है, हम यहाँ बूम में हैं। फिर आएगा रिसेशन, यानी धीरे धीरे हमारा इन्वेस्टमेंट गिरने लगेगा, और फिर हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट गिरेगा, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट गिरने लगेगा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगेगा, एम्प्लॉयमेंट का रेट गिरने लगेगा, और फिर उसकी जो वर्स्ट कंडीशन होती है वो आपकी क्या होती है, डिप्रेशन। ठीक है, तो रिसेशन क्या होता है, बिफोर डिप्रेशन। सबसे वर्स्ट स्थिति कौन सी होती है, डिप्रेशन। नेक्स्ट हमारा है, इन्फ्लेशन इज डेवलप्ड कंट्री यूजुअली सेट्स इन। तो कब होता है आपके इन्फ्लेशन, कब स्टार्ट होता है, आफ्टर पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। किसने बोला था ये भाई,
ये किसने बोला था? किन्स ने। ठीक है, किन्स का ये पॉइंट था कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट आप अचीव कर लेते हो उसके बाद जब प्राइस राइज होता है दैट इज़ इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये ऐसा हमें डेवलप्ड कंट्री में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन हु सफ़र्स द मोस्ट? जो आपके वेज एंड सैलरी अर्नर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है आपके सफ़र करते हैं आपके ड्यूरिंग जो है इन्फ्लेशन। ठीक है, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है कि जब प्राइस राइज पे इंटरप्ट करे, अभी जस्ट बताया था कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। और ओपन इन्फ्लेशन में कोई भी सरकार इंटरप्शन नहीं करती है, जानबूझ के जो है प्राइस को बढ़ाने देती है। नेक्स्ट हमारा है द प्राइस राइज, द फेनोमेना राइज इन प्राइस अकॉम्प्लिश्ड बाय द इंक्रीज इन रियल इनकम दैट इज़ कॉल्ड एज रीफ्लेशन। यानी आपका क्या है, राइज इन प्राइस भी हो रहा है और इंक्रीज़ हो रहा है आपके रियल इनकम में, आपकी रियल इनकम भी बढ़ रही है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, री इन्फ्लेशन कहेंगे, रीफ्लेशन सॉरी कहेंगे, नॉट री इन्फ्लेशन। रीफ्लेशन होगा यानी जब प्राइस भी राइज हो रही है और साथ साथ आपकी रियल इनकम भी बढ़ रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रीफ्लेशन। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होती है, व्हेन गवर्नमेंट डेलिबरेटली ट्राइज टू इंक्रीज इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी बाय वे इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। सरकार जानबूझ के ऐसा करती है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को ऐसा बढ़ा देती है। जब पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा तो लोगों के पास क्या है, उनकी रियल इनकम बढ़ जाएगी और रियल इनकम बढ़ने की वजह से जो है प्राइसेस आपके राइज करने लगते हैं। ठीक है, और ऐसा करती क्यों है, सरकार जो है टैक्स में छूट आपको दे देगी, टैक्स रिलैक्सेशन कर देगी। ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग करेगी, यानी जो है नोटों को छाप देगी, जिसकी वजह से लोगों के पास खूब पैसे आएंगे। तो ये जो है केस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और ज़्यादातर ये जो है आपकी कब होता है, रिसेशन में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रीफ्लेशन क्या होता है, जब प्राइजेस भी राइज होती है और रियल इनकम भी आपकी राइज हो जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स प्रूफ इफेक्टिव इन रिड्यूस रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो कौन सा सबसे अच्छा मेज़र है रिड्यूस करने का रेट ऑफ इन्फ्लेशन को? इंक्रीज़ कर दो, टैक्स बढ़ा दो, टैक्स बढ़ा दो। लोगों को ज़्यादा टैक्स अगर देना पड़ेगा तो लोग के पास पैसे, मनी सप्लाई जो है कम हो जाएगी, मनी कम हो जाएगा लोगों के पास, तो वो डिमांड कम करेंगे, प्राइसेस भी कम होने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट हमारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल दोनों तरीके से कर सकते हैं, चाहे मॉनेटरी फेनोमेना से है चाहे फिजिकल पॉलिसी से है। मॉनेटरी फेनोमेना में आप जो है आप देखते हैं CRR, SLR है ना, बैंक रेट, ठीक है, रेपो रेट, ये सब कर सकते हैं। रेपो रेट से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है ना, तो ये सारी चीज़ों से जो है हम क्वांटिटेटिवली है ना, ये हम लोग क्या देखते हैं, CRR इस समय 4.5% चल रहा है इंडिया में, इसका परसेंटेज ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। बैंक रेट से भी कर सकते हैं। ठीक है, और आपका रेपो रेट, ठीक है, जिससे कि हम अगर मान लीजिए कि जो आपकी बेसिकली बैंक होती है उसको जब आपको RBI में कुछ परसेंट मनी रखना पड़ता है एज अ रिज़र्व के तौर पे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। SLR जो होता है वो 18.5% अप्रॉक्सीमेट था। तो बेसिकली SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो बैंक अपने पास पैसा रखती है कि अगर मान लीजिए फ़ंड का क्राइसिस हो तो उसको रखना पड़ता है इस रिज़र्व को। ठीक है, तो दैट इज़ बैंक रेट, सॉरी नॉट बैंक रेट, दैट इज़ SLR। तो बेसिकली क्या करेगी, जब सरकार को मनी सप्लाई को कम करना होगा, मनी सप्लाई को कम करना होगा तो बैंक रेट बढ़ा देगी, रेपो रेट बढ़ा देगी और आपके जो है CRR बढ़ा देगी, SLR बढ़ा देगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, लोगों के हाथ में पैसे नहीं रहेंगे, लोग अब बैंक जो है मनी जो है लेंडिंग कम करेगी। ठीक है, तो मनी सप्लाई कम, डिमांड कम, प्राइस कम, और बढ़ाना होगा तो क्या करेगी, मनी सप्लाई बढ़ाएगी, डिमांड बढ़ाएगी और जो है प्राइस बढ़ाएगी। मनी सप्लाई कब बढ़ेगी, जब बैंक रेट कम हो जाएगा, CRR कम हो जाएगा और SLR भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है आपके क्वांटिटेटिव मेज़र है मॉनेटरी पॉलिसी के। ऐसे ही आपकी क्वालिटेटिव मेज़र है, जैसे मोरल सुएशन होता है, उसमें भी हम देखते हैं कि सरकार जो है बैंक जो है मोरली ऐसा करके करती है, दूसरे बैंक्स को एडवाइस करती है RBI। तो ये सब हम आगे बात करेंगे किसी वीडियो में। और फिजिकल पॉलिसी से भी कर सकती है, जो सरकार की रणनीति होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग इन्फ्लेशन लेंडर लॉस एंड बोरोअर गेन। जो लेंडर को लॉस होता है जो पैसा देता है, और बोरोअर को गेन होता है। पॉइंट याद रखिएगा, लेंडर को लॉस होता है और जो है बोरोअर को गेन होता है। विच पीपल आर मोस्ट लाइकली टू गेन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। तो याद रखिएगा, जो क्या करते हैं, दोज हु आर रिपेइंग बोरोड मनी, जो बोरोड मनी को रिपे करते हैं उनको जो है यहाँ पर जो है फ़ायदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन्फ्लेशन लीड्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो है अनइक्वल टाइप का हो जाता है इस टाइम पे। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं optus
@gmail.com पे, ठीक है। और लगातार हम लोग जो है इस पे आपको सीरीज़ देते रहेंगे ऐसे MCQs के। चैनल पे जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।